दोस्तों नमस्कार। आज की अपनी इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का दोस्तों स्वागत है। अपनी जो सीनियर सेकेंडरी लेवल की जो फिजिक्स चल रही थी दोस्तों, उसमें 12वीं क्लास का जो पोर्शन था उसमें अपनी 3 यूनिट कंप्लीट हो गई हैं। उन तीनों की न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी अपन ने कर लिए हैं, एक एक क्लास दो क्लास जो भी है। और आज अपन नई यूनिट दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं सीनियर सेकेंडरी लेवल की, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी। यहाँ से भी हो सकता है अपने 2 क्वेश्चन आ जाए या एक क्वेश्चन तो दोस्तों पक्का है इस यूनिट से, क्योंकि अपना सीनियर सेकेंडरी लेवल से अपने 55 क्वेश्चन आने हैं। तो न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी अच्छे, दोनों ही अच्छे टॉपिक हैं, इजी हैं, आसान है। तो अपन बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले दोस्तों अपन बात करते हैं नाभिक के बारे में। नाभिक सन 1911 में नाभिक की डिस्कवरी हुई थी। किसने की थी? रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड के साथ में 2 वैज्ञानिक और थे जिनको अपन कहते हैं गाइगर और मार्सडन। इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है कि ये दोनों जो स्टूडेंट थे किसके? रदरफोर्ड के थे, पीएचडी स्टूडेंट थे। और इन तीनों ने मिलकर क्या किया था? अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया था और वहां से नाभिक के बारे में अपन को इंफॉर्मेशन मिलती है। तो अपन कहते हैं कि नाभिक की डिस्कवरी किसने की? तो नाभिक की डिस्कवरी का श्रेय रदरफोर्ड को ही जाता है, जबकि काम इन दोनों ने भी किया था, स्टूडेंट्स ने किया था, लेकिन नाभिक की खोज है वो रदरफोर्ड के नाम पर है। क्यों? क्योंकि भाई साथ में तो ये भी थे, लेकिन गुरु को मतलब ये मिलना था, तवज्जो मिलनी थी, इसलिए नाभिक की डिस्कवरी किसके द्वारा हो गई है? रदरफोर्ड के द्वारा हो गई है। ठीक है। रदरफोर्ड ने क्या कहा नाभिक के बारे में? परमाणु के बारे में उन्होंने कहा कि परमाणु के अंदर नाभिक एक छोटे से भाग पर या पूरे के पूरे परमाणु का द्रव्यमान तथा उसका कुल आवेश उस परमाणु के एक छोटे से जगह पर केंद्रित होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन है वो उस नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। किसने? रदरफोर्ड ने ये बात कही। तो अपन ये कहते हैं कि प्रत्येक परमाणु का, रदरफोर्ड के अनुसार, कि प्रत्येक परमाणु का केंद्रीय भाग, प्रत्येक परमाणु का केंद्रीय भाग क्या होता है दोस्तों? नाभिक होता है। प्रत्येक जो परमाणु है उसका केंद्रीय भाग क्या होता है? नाभिक होता है। सेंटर पे उन्होंने ये कहा था, सेंटर पे, कि सारा का सारा धनावेश और सारा का सारा द्रव्यमान कहाँ? परमाणु के एक छोटे से भाग में केंद्रित होता है, जिससे रदरफोर्ड ने क्या कहा था? नाभिक कहा था। और यह प्रत्येक परमाणु के अंदर नाभिक होता है। तो अपन ने लिख दिया प्रत्येक परमाणु का केंद्रीय भाग क्या होता है दोस्तों? नाभिक होता है। ठीक है। प्रत्येक परमाणु का केंद्रीय भाग क्या है? नाभिक। या प्रत्येक नाभिक के बारे में बात कर रहे हैं तो प्रत्येक परमाणु का केंद्रीय भाग होता है। ठीक है। इसकी खोज मैंने आपको बता दी। किसने की? रदरफोर्ड ने। किस पर प्रयोग के द्वारा? अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के द्वारा किया। ठीक है। अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग यानी सोने की पर्णिका पर। किसकी पर्णिका पर? सोने की पर्णिका पर अल्फा प्रकीर्णन, अल्फा कणों को बौछार करवाई। और इसमें दोस्तों आपको ध्यान देने की बात है कि जो सोने की पर्णिका की मोटाई ली वो 2.1 × 10⁻⁷ मीटर इतनी मोटी ली थी। सोने को ही काम में क्यों लिया? क्योंकि सोने का जो घनत्व होता है, सोने का घनत्व ज्यादा होता है अपने आसपास की धातुओं से, बहुत अच्छा ज्यादा घनत्व होता है सोने का, इसलिए सोने के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत क्लोजली टाइट होते हैं। इसलिए मतलब अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा प्रकीर्णन को बौछार करवाई सोने की पर्णिका पर। सोने की जो पर्णिका ली थी वो बहुत ही कम मोटाई की थी, बहुत ही अल्प मोटाई की थी, 2.1 या 2 × 10⁻⁷ मीटर। ये ऑर्डर आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में, 10⁻⁷ मीटर की ऑर्डर की है। अल्फा जो कण है वो 2He4 को, यानी हीलियम के नाभिक अल्फा कण होते ही हैं। इस प्रयोग से कितनी नाभिक के आकार की कोटि, नाभिक के आकार की कोटि कितनी प्राप्त हुई? लेस देन 10⁻⁻14 मीटर। कितनी हुई? 10⁻⁻14 मीटर से कम प्राप्त हुई। तो इसको अपन कितनी मान लेते हैं दोस्तों? 10⁻⁻15 मीटर। या 10⁻⁻15 मीटर को क्या कहते हैं? फर्मी कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्मी, या शॉर्ट में इसको डिनोट करते हैं FM। किससे डिनोट करते हैं? FM। ठीक है। परमाणु का आकार, जे थॉमसन, परमाणु का आकार
कितना होता है भाई, 10 की घात -10 मीटर या एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है। ठीक है, पर भाई नाभिक का आकार तो कितना है, 10 की घात -15 मीटर या फर्मी के ऑर्डर का, और परमाणु का आकार कितना होता है, 10 की घात -10 मीटर या एंगस्ट्रॉम की कोटि का होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, नाभिक का आकार होता है 10 की घात -15 मीटर। मान लो ऑप्शन में आ जाए तो एग्जैक्ट इसका रिजल्ट दोस्तों क्या है, लेस देन 10⁻⁻14 मीटर है। 10 की पावर -14 मीटर नाभिक का आकार नहीं है, इससे कम प्राप्त हुआ तो इससे कम का मतलब अपन अप्रोक्सीमेट कितना प्राप्त हुआ, 10 की घात -15 मीटर, जिसे अपन फर्मी भी कहते हैं, फेम्टोमीटर भी कहते हैं। और प्रयोगों से परमाणु का आकार कितना, 10 की घात -10 मीटर या 10 की घात -10 मीटर को क्या कहते हैं, एंगस्ट्रॉम का ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट बात क्या आई, लोगों ने और एक्सपेरिमेंट किए कि नाभिक के अंदर होते क्या क्या है, तो लोगों ने लास्ट में प्राप्त किया कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को एक साथ, दोनों को एक साथ क्या कहा जाता है, एक साथ न्यूक्लियॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, एक साथ प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन कहा जाता है, तथा ये कहाँ पाए जाते हैं, नाभिक के अंदर। कहाँ पाए जाते हैं, नाभिक के अंदर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन बाहर वाली कक्षा में क्या लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं परमाणु के आकार के। ठीक है, नेक्स्ट है नाभिक का जो प्रेजेंटेशन है, किसी भी परमाणु की नाभिक को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी विशेष नाभिक को प्रेजेंट करने के अपने पास में दो तरीके हैं, या तो ZXA ऐसे प्रेजेंट कर दो या ZXA ऐसे रिप्रेजेंट कर दो। इसमें जो Z है वो क्या कहलाता है, परमाणु क्रमांक। क्या कहलाता है दोस्तों, परमाणु क्रमांक। इसका मतलब क्या है, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या कहलाती है। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या, P की संख्या परमाणु क्रमांक होगी, और A को दोस्तों अपन क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या। A को क्या कहा जाता है, द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। और द्रव्यमान संख्या का मतलब क्या है, न्यूक्लियॉन की संख्या। द्रव्यमान संख्या का मतलब क्या है दोस्तों, न्यूक्लियॉन की संख्या, मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या। क्या होती है दोस्तों, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन की संख्या कहते हैं। A= दोस्तों कितना हो गया, द्रव्यमान संख्या, और ये क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन की संख्या, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। इसमें छोटा लिखना चाहो तो छोटा लिख सकते हो, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या को अपन क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन की संख्या कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो ये है कि नाभिक, जब न्यूक्लियस की बात होती है दोस्तों, तो परमाणु का द्रव्यमान या नाभिक का द्रव्यमान है वो किलोग्राम और ग्राम में अपन मेजर नहीं कर पाते हैं। तो इसके द्रव्यमान को मेजर करने के लिए अपन एक दूसरी इकाई यूज में लेते हैं, जिसको अपन कहते हैं परमाणविक द्रव्यमान मात्रक। किसको क्या कहते हैं, अपन ये लिख सकते हैं कि परमाणविक द्रव्यमान को परमाणविक द्रव्यमान एवं नाभिक का द्रव्यमान मापने के लिए एक दूसरी मात्रक पद्धति या एक अन्य मात्रक पद्धति जिसे परमाणविक द्रव्यमान मात्रक AMU या एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। इसको AMU से डिनोट कर सकते हो या U से डिनोट करते हैं, स्मॉल U से डिनोट करते हैं। तो नाभिक और परमाणु का जो द्रव्यमान है उसको ग्राम तथा किलोग्राम में मेजर नहीं कर पाते हैं, इसलिए एक छोटे मात्रक, सामान्यतः या अपन ये कह सकते हैं कि ये जो मात्रक है वो परमाणु, अणु और नाभिक के लेवल का ही है। एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक को यूज किया जाता है, जिसको अपन शॉर्ट में क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान मात्रक या एटॉमिक मास यूनिट AMU, या इसको शॉर्ट में किससे डिनोट करते हैं अपन, U से डिनोट करते हैं, केवल U। ठीक है, और इसको मेजर किया गया कार्बन के परमाणु को आधार मानकर। अलग अलग लोगों ने पहले ऑक्सीजन 16 को मानकर किया गया होगा, फिर कार्बन। तो एक U बराबर कितना होता है, या एक AMU, एक U या एक AMU इक्वल्स टू क्या होता है, कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान, कार्बन
कार्बन C12 परमाणु के या C12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, C12 के एक परमाणु का द्रव्यमान बटे 12, ये इसकी डेफिनेशन है 1U की, ठीक है ना। और 1U या 1 बराबर है कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान, वापस लिख देता हूं, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। 1U या 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट बराबर क्या है, कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान बटे कितना है दोस्तों 12। और जैसे इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो अपन को ये याद रखना है 1.66 गुणा 10 की पावर माइनस 27 kg, यानी 1U या 1 AMU इक्वल्स टू कितना आ गया 1.66 गुणा 10 की पावर माइनस 27 kg आ गया। 1 AMU बराबर किलोग्राम में रिलेशन, ये आपको याद रखना है, रटना है, ठीक है। अब देखो दोस्तों आगे, अब यदि ये आ गया तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो AMU में कितना हो गया, प्रोटॉन मास ऑफ प्रोटॉन कितना, मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें अपन तो 1.672 गुणा 10 की पावर माइनस 27 kg, और 1 kg बराबर अपन कितना रखेंगे, वहां kg की जगह क्या रख देंगे, ये रख देंगे, या 1 kg बराबर इसका भाग लगा देंगे, भाग लगा देंगे तो दोस्तों ये अपन को याद रखना है इसका AMU में मास कितना होगा 1.00727 U, 1.00727 किसका मास है, प्रोटॉन का। ऐसे ही मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन से भारी होता है तो 1.675, ठीक है, गुणा 10 की पावर माइनस 27 kg, और इसका भाग लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा 1.00866, क्या हो जाएगा 1.00866 U हो जाएगा। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जब बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 गुणा 10 की पावर कितना माइनस 31 kg, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.00055 U, यानी ये अपने पास में क्या आ गया दोस्तों AMU में इन पार्टिकलों का मास आ गया, जिनसे मतलब क्या बना होता है, कोई परमाणु की संरचना होती है। ये अपन को बाइंडिंग एनर्जी की क्वेश्चन करेंगे या मास डिफेक्ट अपन निकालेंगे तो अपन को ये वाली यूनिट भी साथ में रटी हुई होनी चाहिए कि MP का मास कितना, मास ऑफ प्रोटॉन 1.00727 AMU, या मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.00866 U, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 गुणा 10 की पावर माइनस 31 kg, या 0.00000 और 55 U। या तो अगला क्वेश्चन में अपन को दे दे, या अपन को दोस्तों ये डायरेक्ट अपन को रट के याद करने हैं या याद रखने हैं, ठीक है। अब इसके बाद में अपना पॉइंट आता है नाभिकों के प्रकार, कि नाभिकों के प्रकार किस हिसाब से हैं, नाभिकों के प्रकार, कि नाभिकों के प्रकार कौन कौन से नाभिक अपने पास में है। तो सबसे पहले कौन सा है, समस्थानिक, समस्थानिक, इसमें क्या है भाई, क्या होते हैं, समान जेड, समान जेड, ठीक है। दूसरे कौन से नाभिक हैं, समान जेड ए अलग अलग, जैसे इसका एग्जांपल देना चाहूं 1H1 1H2 1H3, ठीक है, ये क्या हो गया समस्थानिक। ऐसे ही उसके बाद में समभारिक, अब देखो नाम से स्पष्ट है, भार का मतलब क्या है कि उसके अंदर द्रव्यमान संख्या, यानी समान ए का मान क्या होना चाहिए, द्रव्यमान संख्या क्या होनी चाहिए दोस्तों, उसके लिए समान। तीसरी बात क्या है, सम न्यूट्रॉनिक, तो इनके लिए किसकी वैल्यू समान होनी चाहिए, समान n, समान न्यूट्रॉन होने चाहिए। और न्यूट्रॉन का मतलब क्या है दोस्तों, समान a माइनस जेड। जब अपन पूरे में से अपनी जो द्रव्यमान संख्या है उसमें से जेड घटा देंगे तो अपने पास में दोस्तों क्या बच जाएंगे, न्यूट्रॉन बच जाएंगे, उनकी संख्या क्या होनी चाहिए, अपने पास में समान होनी चाहिए, समझ गए। तो ये नाभिकों के प्रकार। नेक्स्ट और भी होती हैं जो अपन थर्ड ईयर अपनी ग्रेजुएशन लेवल में, जैसे प्रतीप नाभिक है वो भी होता है, मिरर न्यूक्लियस है वो भी होते हैं, तो उनको अपन वहां अपन उनकी स्टडी करेंगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं नाभिक के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूक्लियस, नाभिक के गुणधर्म की बात करते हैं। नाभिक के गुणधर्म,
नाभिक के गुणधर्म में सबसे पहला आता है दोस्तों नाभिक का आकार। नाभिक का आकार, और नाभिक का आकार क्या है, किस हिसाब से अपन निकालते हैं। जैसे अपन बात करें थोड़ी सी कि मान लो ये परमाणु है और परमाणु के छोटे से भाग में क्या है, ये नाभिक केंद्रित है और नाभिक पे ऊपर आवेश कितना होता है, जेड ही होता है, जिसमें प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जैसे जेड प्रोटॉन है तो जेड प्रोटॉनों पे आवेश कितना हो गया दोस्तों, जेड ही हो गया। और जैसे अपन अल्फा पार्टिकल की बौछार करवाते हैं तो प्रकीर्णन प्रयोग में आपने देखा होगा कि नाभिक है वो इतनी इतनी दूरी पर जाकर अल्फा पार्टिकल वापस आ जाता है। तो ये जो डिस्टेंस मेजर की गई थी उसको अपन ने क्या कहा था कि भाई ये नाभिक का आकार है, आर, यानी ये दूरी, इसको अपन क्या कहते हैं, निकटतम पहुंच की दूरी। क्या कहते हैं दोस्तों, निकटतम पहुंच की दूरी। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या बढ़ती जाती है, निकटतम पहुंच की दूरी, ये डिस्टेंस आ गई, और यहां से जो अपनी काइनेटिक एनर्जी थी दोस्तों वो किस में कन्वर्ट होने लग जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होने लग जाती है। और यहां से जो अपन रिजल्ट प्राप्त करते हैं वो रिजल्ट ये निकल के आता है कि आर समानुपाती क्या होता है, ए की घात 1/3 की जो नाभिक की त्रिज्या है या निकटतम पहुंच की दूरी है, ये त्रिज्या ही तो होगी एक तरह से नाभिक की। तो ये कितनी है, नाभिक का इतना ही आकार माना गया कि भाई ये इतना है उतना ही ये नाभिक, तो आर समानुपाती क्या हो गया, ए की घात 1/3। अर्थात इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ कि जैसे जैसे नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या बढ़ती जाती है, अर्थात जैसे जैसे नाभिक में ए की संख्या, ए का मतलब क्या है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, उसका आकार बढ़ता जाता है। नाभिक का आकार बढ़ता जाता है। नाभिक का आकार क्या होता है दोस्तों, बढ़ता जाता है। नाभिक की त्रिज्या व द्रव्यमान में संबंध ये होता ही है। और जैसे आपको पता है कि प्रोपोर्शनलिटी साइन मिटाते हैं तो एक नियतांक आता है, उस नियतांक को अपन क्या कहते हैं, r इक्वल्स टू r0 a⁻⁴ क्या हो गया दोस्तों, r इक्वल्स टू r0 a⁻⁴ जहां r0 एक नियतांक है जिसकी वैल्यू कितनी है, 1.2 FM फर्मी मीटर या फर्मी। अपन को ये याद रखनी है कि प्रयोगों से r0 एक नियतांक है, एक नियतांक है या समानुपाती नियतांक। ये जो अपन ने निकाला है ना समानुपाती नियतांक है, इसकी वैल्यू है वो अपन लेते हैं r0 इक्वल्स टू 1.2 फर्मी, 1.2 फर्मी। तो नाभिक का आयत, अब ये नाभिक का आकार हो गया, r इक्वल्स टू r0 a⁻⁴ ये फॉर्मूला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। r इक्वल्स टू r0 a⁻⁴ r नाभिक की त्रिज्या है, r0 नियतांक है और a है वो दोस्तों क्या है, द्रव्यमान संख्या है। दो नाभिकों की कंपैरिजन करें तो r1/r2 के लिए क्या हो जाएगा, a1/a2 की घात 1/3। दो इसमें से कोई भी तीन वैल्यू अगला आपको दे दे और कोई भी तीन वैल्यू आप निकाल सकते हो, या यहां से इंप्लाइज दैट a1/a2 निकालना चाहे तो r1/r2 की घात कितनी कर दें अपन, क्यूब कर दें। भाई क्यूब रूट है, ये क्या है, क्यूब रूट, तीनों तरफ घात 3 कर देंगे तो ये तीन तो खत्म हो जाएंगे, तो a1/a2 बराबर क्या हो जाएगा, r1/r2 की घात 3। इन पे काफी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नाभिक का आयतन। नाभिक को कैसा माना है, गोलाकार माना है। भाई रदरफोर्ड ने नाभिक को कैसा माना, गोलाकार, और एक गोले का आयतन आपको पता ही है कितना होता है। नाभिक को कैसा माना गया, रदरफोर्ड के अनुसार नाभिक को क्या माना गया भाई, गोला। ठीक है, खोखला गोला, और गोला माना है नाभिक को। नाभिक तो बहुत टाइटली बाउंड है, नाभिक की बात कर रहे हैं दोस्तों, परमाणु की बात नहीं कर रहे, परमाणु तो खोखला गोला है। तो नाभिक की बात करें तो गोले का आयतन, गोले का आयतन आपको पता ही है क्या होता है, गोले का आयतन बराबर 4/3 πr3, यानी नाभिक का आयतन, यहां से नाभिक का आयतन समानुपाती किसके हो गया भाई, त्रिज्या की घात 3 के। किसके समानुपाती हो गया, त्रिज्या की घात 3 के। ठीक है, r की घात 3 के समानुपाती हो गया, और r अपन जानते ही क्या होता है,
r इक्वल्स टू r0a⁴ ठीक है। तो नाभिक का आयतन कितना हो गया, नाभिक का आयतन समानुपाती r³ और समानुपाती r0a⁴ की घात 3। तो क्या हो गया, आयतन को मैं v बोल देता हूं, v समानुपाती r³ और समानुपाती क्या हो गया भाई a। भाई इसमें तो r0³ है, ये तो नियतांक है, और a की घात 3 करते ही क्या हो जाएगा, ये 3 हट जाएंगे। तो नाभिक आयतन क्या हो गया, इंप्लाइज दैट नाभिक आयतन क्या हो गया, द्रव्यमान संख्या के क्या हो गया, समानुपाती। ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से भी अपन यदि दो नाभिकों के लिए बात करें तो दोस्तों v1/v2 बराबर क्या हो जाएगा, a1/a2। v1/v2 बराबर क्या हो जाएगा, a1/a2। आपको ध्यान में रखना है, जहां पर v वेग नहीं है, v क्या है, नाभिक का आयतन है। अब अपन बात करते हैं नाभिक का द्रव्यमान। नाभिक का द्रव्यमान, चीजें समझ में आ रही होंगी। नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक का जो द्रव्यमान है वो कौन डिसाइड करता है, न्यूक्लियनों की संख्या। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की का जो द्रव्यमान होता है वो नाभिक का द्रव्यमान डिसाइड करता है। तो अपन क्या कह सकते हैं, इसका द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान ना तो ग्राम में लेते हैं और ना किग्रा में लेते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि इसका द्रव्यमान ग्राम व किग्रा की तुलना में, नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान केजी तथा जीएम ग्राम की तुलना में काफी कम होता है। काफी कम होता है। अतः इसे एक किससे आता है, इसका द्रव्यमान मापने के लिए कौन सी AMU एटॉमिक मास यूनिट या केवल U का प्रयोग किया जाता है, में मापते हैं, मापने के लिए का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो A द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक का द्रव्यमान कितना हो गया भाई, A द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक का द्रव्यमान, A द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक का द्रव्यमान अप्रोक्सीमेट, A तो कुल संख्या है, अब A तो क्या है दोस्तों, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या है, न्यूक्लियन की संख्या क्या है, A है। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या अपन देखें कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान अपन ने माना है 1.00866 U और प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.00727 U। तो ये लगभग क्या है, बराबर है, अप्रोक्सीमेट है, इक्विवेलेंट है। तो अपन क्या मान सकते हैं कि सारे के सारे जो द्रव्यमान है वो वही किसका द्रव्यमान है, MP का या MN का द्रव्यमान, आप ये भी मान सकते हो। तो अपन यहाँ A द्रव्यमान संख्या A की मान लेते हैं कि संख्या A है, तो इनका द्रव्यमान कितना होगा, AMP। कितना हो गया दोस्तों, AMP, या अप्रोक्सीमेट क्या हो गया, AMU। या नाभिक का द्रव्यमान M समानुपाती क्या हो गया, A, इसके समानुपाती हो गया। या नाभिक का द्रव्यमान लगभग एक ही तो है, तो क्या हो गया, A ही हो गया, ये लगभग एक के इक्विवेलेंट है, 1.00 है। तो देखो भाई AMP, A तो संख्या है, MP की वैल्यू क्या है, 1.000 है, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अपन ने इसको 1 मान लिया, तो ये अप्रोक्सीमेट क्या हो गया, AMU। तो नाभिक का द्रव्यमान M किसके समानुपाती हो गया, A के द्रव्यमान संख्या के क्या हो गया, समानुपाती हो गया। सीधी सी बात, ये हो गया नाभिक का द्रव्यमान। कि नाभिक का आयतन भी द्रव्यमान संख्या पर निर्भर कर रहा है, न्यूक्लियनों की संख्या पर, और नाभिक का द्रव्यमान भी किस पर निर्भर कर रहा है दोस्तों, न्यूक्लियनों की संख्या पर। यह बात आपको पच रही होगी कि A द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक का द्रव्यमान AMP या AMN। ठीक है भाई, MP और MN को देखें, ये अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट है, बराबर है, दोनों का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, और ये 1 है, तो इसको अपन 1 मान लें MP को, तो ये क्या हो गया, A, तो AMU। तो ये नाभिक का द्रव्यमान क्या हो गया, सीधी सीधी बात है कि M है वो A के बराबर हो गया, तो M समानुपाती A। ठीक है। अब अपन बात करते हैं नाभिक का घनत्व। नाभिक का घनत्व,
नाभिक का घनत्व, रो। घनत्व बराबर फॉर्मूला अपन जानते हैं, रो बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, यानी द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान नाभिक का और आयतन भी नाभिक का ही है, तो द्रव्यमान अभी निकाला अपने AMP, तो AMP और आयतन क्या है भाई 4/3 पाई r³, ठीक है, क्योंकि नाभिक को कैसा माना है, गोलाकार माना है, तो AMP बटे 4/3 पाई, और r इक्वल्स टू क्या है दोस्तों, r इक्वल्स टू है r0a⁴ तो इसका क्यूब करोगे तो ये क्या हो जाएगा r0³ और क्या हो जाएगा a, ठीक है। यहाँ से a से ये a कट गया, तो ये क्या आ गया 3MP बटे 4 पाई r0³, 3MP बटे 4 पाई r0³। और जैसे इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, तो कई बुकों में 2.19 है, कईयों में 2.38 है, ये लगभग किसके इक्विवेलेंट है, 3 के। तो अपन 3 × 10⁻17 kg बटे मीटर क्यूब, ये 10⁻17 है ना, वो इंपॉर्टेंट है कि नाभिक का जो घनत्व होता है दोस्तों, वो 3 × 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के ऑर्डर का होता है, ठीक है ना। और ये 2.19 भी हो सकता है, सॉरी 2.38 भी हो सकता है, 2.19 भी हो सकता है, तो 2 से तो ज्यादा और 3 के बीच में, तो अप्रोक्सीमेट देखो मैंने यहाँ अप्रोक्सीमेट लगाया, तो इसको आपको याद रखना है। ये नाभिक का क्या है, घनत्व है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप एक चीज को ध्यान देखिए कि इतना है और ये नियत है, फिक्स, किसी भी चीज पर निर्भर नहीं कर रहा, चाहे किसी भी परमाणु की नाभिक हो, उसका घनत्व कितना होगा, 3 × 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ही होगा, ठीक है ना, नियत है, ए पर भी निर्भर नहीं कर रहा, किसी भी चीज पर निर्भर नहीं करता। अब मान लो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि एक नाभिक ए, जिसको अपन ZX से डिनोट करते हैं, एक नाभिक दूसरी है जिसको अपन क्या कर सकते हैं, Z+1 A+1 से डिनोट करते हैं, तो इनके घनत्वों का अनुपात, तो घनत्वों का अनुपात दो नाभिकों के लिए हमेशा क्या होता है दोस्तों, 1/1, 1:1 ही होता है, ऑलवेज, हमेशा। नाभिक के घनत्वों का अनुपात, नाभिक के घनत्वों का अनुपात, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, घनत्वों का अनुपात हमेशा ρ1 अनुपात ρ2 बराबर 1:1 होता है, ये हमेशा याद रखना आपको। घनत्व है किसी भी चीज पर निर्भर नहीं करता, अर्थात अपन ये कह सकते हैं, अर्थात नाभिक का घनत्व है, अर्थात नाभिक का घनत्व है वो नियत है, ए पर भी निर्भर नहीं करता है। नाभिक का घनत्व किस पर, ए पर भी निर्भर नहीं करता, अर्थात अपन लिख सकते हैं, अर्थात नाभिक का घनत्व है, अर्थात नाभिक का घनत्व का मान, घनत्व का मान ए पर निर्भर नहीं करता है, ए पर निर्भर नहीं करता है। नाभिक के घनत्व का मान किस पर निर्भर नहीं करता, ए पर निर्भर नहीं करता है। अतः सभी तत्वों के नाभिकों का घनत्व, अतः सभी तत्वों के नाभिकों का घनत्व समान होता है, समान होता है, जिसकी कोटि, ये आपको याद रखना है, जिसकी कोटि अभी मैंने बताई आपको 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब तो होती है इसमें, और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में यदि इसको चेंज करेंगे तो दोस्तों कितनी घात कम हो जाएंगी भाई, kg, तो 3 घात तो ग्राम की, ठीक है, और मीटर क्यूब है तो सेंटीमीटर, तो 6 वो, तो 3 का फर्क पड़ेगा, 3 का ही फर्क पड़ेगा, तो 3 का फर्क पड़ेगा तो क्या होगा 10⁻14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अरे 3 का ही फर्क पड़ेगा, जैसे 10⁻17 तो 1 kg बराबर तो 10⁻3 ग्राम, 1000 ग्राम, और 1 मीटर बराबर 10⁻2 सेंटीमीटर, तो ये तो क्या हो गया गुणा 10⁻3 ग्राम, और नीचे मीटर क्यूब है, घात 3 करेंगे तो 10 की पावर कितना हो गया 6 मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब,
ठीक है। अब ये 3 कट गई, 3 ऊपर जाके माइनस में हो जाएंगी तो कितनी बचेंगी 10 की घात 14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको ध्यान में रखना है। यदि ऑप्शन ऊपर पूछ ले CGS और ऑप्शन ये है तो दोस्तों ये ऑप्शन सही है। कभी आप भावनाओं में बह के इसको आंसर कर दो। यूनिट का आपको ध्यान में बहुत देना है। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस यूनिट में आपको पूछा है उसी हिसाब से ये करना है। अब दोस्तों देखियो, ये जो अपने फॉर्मूले आए कौन कौन से, एक तो R = R0 a⁻⁴ पे कुछ न्यूमेरिकल हैं, उनको अपन करते हैं फिर आगे चलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, बहुत सरल है। हाँ, क्वेश्चन नंबर है 1। क्या क्वेश्चन है कि ऐसे नाभिक की द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। घुमा के दिया हुआ है, ऐसे नाभिक की द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे नाभिक की द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या गैलियम 72 की त्रिज्या की आधी है। की त्रिज्या की क्या है, आधी। ठीक है। ऐसे नाभिक की द्रव्यमान संख्या ज्ञात करनी है जिसकी त्रिज्या गैलियम 72 की त्रिज्या की आधी है। गैलियम 72 की त्रिज्या की क्या है दोस्तों, आधी है। यानी अपन जानते हैं सॉल्यूशन क्या है भाई, R समानुपाती R = R0 a⁻⁴ ठीक है। दो नाभिकों की बात करें तो R1/R2 बराबर A1/A2 की घात कितनी होगी, 1/3। ठीक है। और अपन को ज्ञात क्या करना है, ऐसे नाभिक की द्रव्यमान संख्या ज्ञात करनी है। तो अपन को ऐसे कर ले अपन कि A1/A2 बराबर क्या हो गया, R1/R2 की घात कितनी है, 3। अब इसमें जो R1 और A1 मान रहे हैं वो तो किसका मान रहे हैं अपन, गैलियम का। ठीक है। या कोई सा भी एक आप गैलियम का मान लो, क्योंकि ये दोनों तो क्या है, समानुपाती हैं। तो R2 मान लो गैलियम का, तो वो नाभिक का और होगा। तो देखो A1 वो नाभिक जिसका अपन को कैलकुलेट करना है। A2 की जगह कितना आ गया, 72 बराबर R1 कितनी, आधी। किससे, R से। R2 बराबर तो R और उसकी क्या है, उससे आधी। ठीक है भाई। और ये घात कितनी होगी, 3। इंप्लाइज दैट A1 बराबर क्या हो गया, 72 इंटू R/2R की घात कितनी होगी दोस्तों, 3। 72 गुणा R से R कट गया, 1/2 की घात 3। 72 गुणा 1/8। तो यहां से इसको काटोगे तो 9 अंठा 72। तो A बराबर कितना आ गया, A1 बराबर कितना आ गया दोस्तों, 9। कितना आंसर आ गया, A1 बराबर 9। ये थोड़ा घुमा के है। मोस्टली अपन को A1 A2 दे दिया जाता है और अपन को R1 R2 पूछते हैं, लेकिन इसमें R1 R2 में ट्विस्ट दे के और आपसे पूछ लिया कि उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है। मान लो ये क्वेश्चन आपने कर दिया, बाई चांस कोई मिस्टेक हो गई तो आप इसको वापस पलट के भी R1 R2 की वैल्यू निकाल सकते हो कि वास्तव में जो क्वेश्चन बोल रहा है वही है क्या। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 6C12 का घनत्व ज्ञात कीजिए। 6C12 का घनत्व ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, 6C12 का घनत्व ज्ञात कीजिए। अब घनत्व आपने तो रट रखा है कि भाई 3 गुणा 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आएगा, लेकिन 3 की जगह मान लो 10⁻17 तो सारी जगह समान हो। जैसे चारों ऑप्शन में अपन को दे दे 2.4 गुणा 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 2.6 गुणा 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 3.2 गुणा 10⁻6। ठीक है। तो कोटि यदि समान है तो अपन कैसे निकालें, तो घनत्व का फॉर्मूला अपन जानते हैं, रो बराबर m द्रव्यमान बटे आयतन, यानी 4/3 पाई r3। यही है 4/3 पाई r3। अब m कितना है, 12 है, तो m बराबर कितना हो गया अभी, 12 mp।
अभी अपन ने लिखा है m बराबर क्या है AMP, द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान। तो 12, इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है 12 है, तो m बराबर कितना हो गया दोस्तों 12 MP। और MP अपन जानते हैं कि एक AMU के इक्विवेलेंट द्रव्यमान कितना है भाई, ठीक है, यानी रो इक्वल्स टू 12 गुना, ठीक है, और MP 1.66 गुणा 10 की पावर कितना AMU में 27 AMU, केजी में, सॉरी ये तो AMU में तो अपन ने निकाल ही लिया और केजी में इसको अपन ने कर दिया 1.67 गुणा 10 की पावर -27 केजी, ये केजी है। तो 12 गुणा 1.66 गुणा 10 की पावर -27 केजी। और MP क्या है, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है। MP क्या है, प्रोटॉन का द्रव्यमान, बट्टे 4/3 गुणा पाई गुणा R इक्वल्स टू क्या है R0 a टू दी पावर 1/3, ठीक है। तो 4/3 पाई, ठीक है भाई, और R0 क्या कितना माना है 1.2 फर्मी माना है, तो गुणा 1.2 गुणा 10 की पावर -15 और गुणा A बराबर कितना है 12 की घात 1/3 और R³ है तो ये लो R³, ठीक है। और इसकी वैल्यू जैसे ही आपको कैलकुलेट करनी है तो ये आएगी 2.4 गुणा 10 की पावर kg पर मीटर क्यूब, यानी रो की वैल्यू इतनी आनी है। यदि सेम है तो अपन को क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा ही, कोई अपने पास में चारा है ही नहीं, उसका क्वेश्चन अपन को सोल्व करना ही पड़ेगा। ये 12 के 12 ही हो जाएगा, ठीक है, कोई ए पे डिपेंड ही नहीं करता। तो 2.4 गुणा 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और करना ही नहीं है अपन को, वही याद रखना अपना, तो 3 गुणा 10 की पावर 17 केजी पर मीटर क्यूब, या 2.38 गुणा 10 की पावर 17 केजी पर मीटर क्यूब, ये एग्जैक्ट है। ये 3 भी ये है 2.38 गुणा 10 की पावर, ये आपको याद रखना है 2.38 गुणा 10 की पावर 17 केजी पर मीटर क्यूब। तो कार्बन का निकालो चाहे नहीं निकालो, अपन ने जो निकाला था वही क्या होता है, इसका नाभिक का घनत्व होता है, ठीक है। अब दोस्तों अपन बात करते हैं नाभिक के अंदर कार्यरत बल। नेक्स्ट अपनी हेडिंग है कि नाभिक के अंदर कौन कौन से बल कार्यरत होते हैं। तो नाभिक के अंदर कार्यरत बल नाभिक के अंदर कार्यरत बल, देखो ये नाभिक और धनात्मक आवेश है, और नाभिक के अंदर क्या होता है दोस्तों, न्यूट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं। तो यहां किस किस प्रकार के बल लग सकते हैं, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं क्या कि न्यूक्लियनों के मध्य, भाई इनमें द्रव्यमान भी है, ऐसे भी नहीं है कि भाई ये नेग्लिजिबल द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान है तो इनमें गुरुत्वाकर्षण बल भी लग रहा है। फिर प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी है, तो प्रोटॉन के मध्य तो प्रतिकर्षण बल, कूलाम का प्रतिकर्षण बल भी लग रहा है। तो अपन ये कह सकते हैं न्यूक्लियनों के मध्य 3 प्रकार के बल कार्य करते हैं। न्यूक्लियनों का मतलब क्या है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मध्य 3 प्रकार, कितने प्रकार के बल कार्य करते हैं दोस्तों, 3 प्रकार के बल कार्य करते हैं। कौन कौन से, पहला गुरुत्वाकर्षण, कार्य तो करता ही है गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। और ये क्या करता है, आकर्षण प्रकृति का सबसे दुर्बलतम गुण है, बल है ये आकर्षण प्रवृत्ति का, यह मैंने डिटेल से आपको लिखवाया है, पहले ही वीडियो में है मेरा। आकर्षण प्रवृत्ति का 11वीं क्लास की पहली वीडियो में मैंने चारों इंटरेक्शन को बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया है। गुरुत्वाकर्षण को, विद्युत चुंबकीय आकर्षण बल को, दुर्बल बल को और प्रबल नाभिकीय बल को एक्सप्लेन मैंने वहां किया है। आकर्षण प्रवृत्ति का सबसे दुर्बलतम बल है ये, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, ठीक है। इसमें केवल न्यूक्लियनों के मध्य अपन मान सकते हैं कि भाई आकर्षण लग रहा हो, लेकिन न्यूक्लियनों का मास बहुत ही लो लेवल पे है और नाभिक के अंदर है, तो ये नेग्लिजिबल इफेक्टेड है। यहाँ पे नाभिक में अंदर क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही नेग्लिजिबल, यानी आकर्षण प्रवृत्ति का सबसे दुर्बलतम बल है, ठीक है। स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल,
स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल। अब आकर्षण तो है ही नहीं, क्योंकि भाई न्यूट्रॉन तो क्या है, न्यूट्रल आवेश है ही नहीं, तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य तो कोई ऐसा स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल है ही नहीं। लेकिन यहां पर केवल प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य, केवल प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य कार्य करता है। यह बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल बल है। अपन ये लिख सकते हैं, केवल प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य कार्य करता है तथा यह है गुरुत्वाकर्षण से प्रबल बल है, गुरुत्वाकर्षण से प्रबल बल है। और तीसरा क्या है दोस्तों, नाभिकीय बल। तीसरा बल कौन सा है, नाभिकीय बल। दुनिया का सबसे प्रबल बल, सबसे प्रबलतम बल है जो नाभिक के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को, सबसे प्रबलतम बल जो नाभिक के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को एक साथ, नाभिक के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को एक साथ बांधे रखता है, सबसे प्रबलतम बल है। ये प्रोटॉन प्रोटॉन, हाँ इसमें ये प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मध्य, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य सब में बराबर बराबर लगता है। अपन ये कह सकते हैं कि इनके मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल, आकर्षण बल, ये वाला आकर्षण, ये प्रतिकर्षण बल, और सब बलों के से प्रबलतम बल है, सब बलों से प्रबलतम, ये लिख दिया ना मैंने। तो सबसे ज्यादा इफेक्टेड कौन है नाभिक के अंदर, नाभिकीय बल। ये तो तीन प्रकार बता ही दिए, बाकी कि भाई द्रव्यमान है तो गुरुत्वाकर्षण लगेगा, आकर्षण प्रवृत्ति का सबसे दुर्बलतम बल है, प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य क्या है, बल तो लगेगा क्योंकि आवेश है, तो ये प्रतिकर्षण हो गया। लेकिन इसकी संख्या इफेक्टिव, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, बहुत ही दुर्बल है इसके कंपैरिजन में, और बांधे रखता है, साथ बांधे रखता है प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन। तो यहां से अब अपन करेंगे कि ये बल जब सब में समान होता है तो नाभिकीय बल हो गया। तो नाभिक के अंदर जो इफेक्टिव बल है वो कौन सा है दोस्तों, न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा फोर्स इफेक्टेड है, न्यूक्लियर फोर्स इफेक्टेड है। अब अपन न्यूक्लियर फोर्स के बारे में डिटेल से बातें करेंगे कि नाभिक के अंदर कार्यरत बल तीनों प्रकार के बल हो सकते हैं, और नाभिक के अंदर जब अपन बात कर रहे हैं तो बाकी सारे तो क्या है फॉर्मेलिटी, और नाभिकीय बल क्या है, सबसे इफेक्टिव है। तो अब अपन बात करते हैं नाभिकीय बल की विशेषताएं। यहां से भी अपने एग्जाम में कई बार क्वेश्चन लग जाता है। तो नाभिकीय बल की विशेषताएं, इंपॉर्टेंट बात है, नाभिकीय बल की विशेषताएं, नाभिकीय बल की विशेषताएं। पहली विशेषता क्या है भाई, अभी अपन ने पढ़ा है कि प्रकृति का सर्वाधिक प्रबल बल, सर्वाधिक प्रबल बल, ठीक है, प्रकृति का, नेचर का, प्रकृति का स्ट्रोंगेस्ट फोर्स ऑफ नेचर, प्रकृति का सबसे प्रबल बल है दोस्तों, प्रकृति लिखा है, प्रकृति का सबसे प्रबलतम बल क्या कहलाता है, नाभिकीय बल है। दूसरा, ये नाभिकीय बल वो नाभिक के अंदर तक ही रहता है, बाहर आते ही कौन सा बल इफेक्टेड हो जाता है, कूलाम का प्रतिकर्षण बल, क्योंकि दूरी बढ़ जाती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि इस बल की जो प्रास है वो अत्यल्प प्रास है, अत्यल्प या लघु, अत्यल्प या लघु प्रास, अर्थात ये नाभिक की बाउंड्री तक इफेक्टेड है। या अपन ये कह सकते हैं कि इनकी प्रास लगभग 3 या 4 फर्मी, 3 या इनकी प्रास लगभग 3 फर्मी टू 4 फर्मी होती है, 3 फर्मी टू 4 फर्मी होती है, 3 फर्मी मीटर से 4 फर्मी तक ही होती है। इससे अधिक दूरी पर ये क्या हो जाते हैं, ये वीक होने लग जाते हैं। इससे अधिक दूरी पर इनका मान लगभग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये भी लिख लो, इससे अधिक दूरी पर इनका मान 0, यानी दूसरे बल ज्यादा इफेक्टेड हो जाते हैं। इससे ये पूरा ब्रैकेट मैंने लगाया है,
इससे अधिक दूरी पर इनका मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियन है वो नाभिक की बाउंड्री से क्या होने लग जाते हैं, बाहर आने लग जाते हैं। ठीक है, तो वहां ये दूरी है वो 3-4 मीटर फर्मी तक तो ये लागू होता है, 3 फर्मी मीटर से 4 फर्मी मीटर, ये रेंज भी कई बार अपन को पूछ सकता है, तो आपको ये याद रखना है कि नाभिक की बाउंड्री के अंदर। ठीक है, हाँ नेक्स्ट दूरी पर, भाई दूरी इतनी इफेक्टिव है, इतना सेंसिटिव है, तो अपन ये कह सकते हैं कि दूरी पर अत्यधिक, दूरी पर अत्यधिक निर्भर, किस पे निर्भर है, सबसे ज्यादा दूरी पर अत्यधिक निर्भर है। यानी अपन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, दूरी में अल्प परिवर्तन, दूरी में अल्प परिवर्तन करने से ही, दूरी में अल्प परिवर्तन करने से ही, दूरी में अल्प परिवर्तन करने से ही इन बलों के परिमाण में, इनके परिमाण में या इन बलों के परिमाण में बहुत अधिक परिवर्तन आ जाता है। तो दूरी पर सबसे ज्यादा निर्भर करते हैं। जबकि विद्युत बल में छोटी दूरी को यदि परिवर्तित भी कर दें तो इतना प्रभाव नहीं होता है। तो ये नाभिकीय जो फोर्सेस हैं वो दूरी पर सबसे ज्यादा क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बात है कि भाई थोड़ा सा भी परिवर्तन कर दें तो इनके परिमाण में बहुत, जैसे 3 फर्मी मीटर 4 फर्मी मीटर से कम करते ही क्या हो गया कि इनका मान क्या हो गया दोस्तों, शून्य हो गया एकदम से। जबकि नाभिक की त्रिज्या तो 15 फर्मी मीटर है, नाभिक की त्रिज्या क्या है, 15 फर्मी मीटर, ये तो नाभिक की बाउंड्री के अंदर ही शून्य हो गए। जबकि इतनी दूरी यदि अपन विद्युतीय बल या विद्युत बल जो अपना कूलाम का प्रतिकर्षण बल है उसमें यदि इतना परिवर्तन अपन कर दें तो वो अचानक से शून्य नहीं होगा। ठीक है ना, तो अपन ये कह सकते हैं कि दूरी पर अत्यधिक निर्भर है। कौन है, नाभिकीय फोर्सेस दूरी पर मोस्टली डिपेंडेंट है। दूरी में अल्प परिवर्तन करने से ही इनके परिमाण में बहुत अधिक परिवर्तन आ जाता है, जबकि विद्युत बल में इतना परिवर्तन करने पर उनमें कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरी नेक्स्ट बात क्या है, मैंने अभी बताया कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन बराबर प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर प्रोटॉन प्रोटॉन बराबर न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मध्य ये बल बराबर होता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये बल आवेश पर निर्भर नहीं करता, आवेश पर निर्भर नहीं करता है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम द चार्जेस होता है। ठीक है ना, क्या होता है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम द चार्जेस, इंडिपेंडेंट यानी आवेश पर निर्भर नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो अपनी बात है चक्रण, चक्रण पर निर्भर। जो न्यूक्लियन होते हैं वो नाभिक के अंदर चक्रण करते हैं, तो एक तो चक्रण क्या है, एक डायरेक्शन में, ठीक है, ट्रिपलेट, और एक अपोजिट डायरेक्शन में, एक s बराबर 0 और एक s बराबर क्या है दोस्तों 1। तो एक तो क्या बनाते हैं, ये तो क्या बना दिए ट्रिपलेट, और ये क्या बनाएंगे सिंगलेट। तो चक्रण पर भी क्या है, निर्भर। ठीक है ना, अपन क्या कह सकते हैं कि ये समांतर चक्रण और ये क्या है प्रति समांतर। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि समांतर चक्रण करने वाले न्यूक्लियनों के मध्य इनका मान प्रति समांतर चक्रण करने वाले न्यूक्लियनों के मध्य बल से क्या होता है, अधिक होता है। यानी अपन ये लिख सकते हैं नाभिक ये बल किस किस में, समांतर चक्रण करने वाले में ग्रेटर देन, और नाभिक के बल जो प्रति समांतर चक्रण करते हैं उनमें क्या होता है दोस्तों, कम होता है। ये अपन ने बना लिया। तो चक्रण पर क्या करता है, ये निर्भर करता है। एक यदि समांतर है तो ये क्या बनाते हैं ट्रिपलेट। ट्रिपलेट कैसे, 2s + 1, s की वैल्यू कितना है दोस्तों 1, तो 2 × 1 ये कितना होगा 3 हो गए, तो ये बनाते हैं ट्रिपलेट। तो इनमें ट्रिपलेट बनाएंगे तो 3 का संयुग्मन हो गया, ट्रिपलेट बनाएंगे तो नाभिक के बल का मान ज्यादा हो गया, पैरेलल कर रहे हैं, एक ही दिशा में चक्रण कर रहे हैं। और ये क्या बना रहे हैं, दोनों विपरीत दिशा में, तो s = 0, s = 0 रखोगे तो यहाँ पर देखो 1 वैल्यू आएगी, यानी सिंगलेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सिंगलेट बनाएंगे। तो ये क्या है, ऐसे लिख देते हैं ट्रिपलेट बना रहे हैं। ठीक है, तो इनके मध्य ज्यादा, और ये क्या बनाएंगे, वही सिंगलेट बना रहे हैं, तो इनके मध्य नाभिक के बल की वैल्यू क्या हो जाएगी
कम हो जाएगी। ठीक है। हाँ, दूसरी नेक्स्ट बात क्या है, ये केंद्रीय बल नहीं है, ये केंद्रीय बल नहीं है, यानी इनकी जो नेचर है वो नॉन सेंट्रल नेचर है। केंद्रीय बल वे बल होते हैं जो दूरी की घात पे व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अपन जैसे करें केंद्रीय बल की परिभाषा, इंपॉर्टेंट है ये बात भी। क्या है कि ऐसा बल जो कैसे डिपेंड करे, r की घात आन पे, ऐसे डिपेंड करे। तो इनकी नेचर अपन को पता ही नहीं है। ऐसा बल, केंद्रीय बल क्या है, ऐसा बल जिसकी क्रिया रेखा, ऐसा बल जिसकी क्रिया रेखा सदैव एक निश्चित बिंदु, क्रिया रेखा सदैव एक निश्चित बिंदु से गुजरे तथा जिसका परिमाण केवल दूरी पर निर्भर हो, तथा जिसका परिमाण केवल दूरी पर निर्भर हो, माध्यम अपरिवर्तित रहने पर। माध्यम में कोई किसी प्रकार का कोई परिवर्तन अपन ने नहीं किया है, और ये प्लस माइनस आर कैप, यानी इसकी डायरेक्शन भी है भाई सेंट्रल नेचर, ये सेंट्रल फोर्सेस, ये इसकी है। तो ये क्या है, केंद्रीय बल है। जबकि न्यूक्लियर फोर्स की अपन को इस प्रकार की कोई सी भी कंसेप्ट का पता है ही नहीं। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है वो केंद्रीय बल है, विद्युत बल है, कूलाम का नियम F = K=Q/r², दूरी पर निर्भर कर रहा है, तो वो भी क्या है दोस्तों, सेंट्रल फोर्स है। ठीक है, ठीक है। तो नाभिकीय बल है वो क्या नहीं है, केंद्रीय बल नहीं है, यानी नॉन सेंट्रल है, वो दूरी पर निर्भर नहीं करे। केंद्रीय बल क्या है कि ऐसा बल जिसकी क्रिया रेखा एक निश्चित बिंदु से गुजरे तथा जिसका परिमाण केवल और केवल दूरी पर निर्भर करे। ठीक है, F = K/r²। अब प्लस आर कैप यानी दूर, अपन से दूर जा रहा है, और माइनस का मतलब आकर्षण, और प्लस का मतलब प्रतिकर्षण नेचर का है। K यहाँ कोई नियतांक है, r⁴n। ठीक है, और इसकी प्रकृति भाई एकदम टाइटली बाउंड रखता है, तो अपन तो ये कहेंगे कि आकर्षण और प्रतिकर्षण। अपन ने अभी पढ़ा था कि कितनी दूरी तक ये रही, तो प्रकृति क्या है, आकर्षण कितनी दूरी तक, आकर्षण यदि दूरी 0.8 फर्मी मीटर से अधिक है, और प्रतिकर्षण यदि दूरी 0.8 फर्मी मीटर से कम। ये इसका हो गया। ये नाभिकीय बलों की विशेषताएं। सर्वाधिक प्रबल बल, आकर्षण प्रवृत्ति, आवेश पर निर्भर नहीं करता, चक्रण पर निर्भर करता है, और इसकी जो प्रकृति है वो दूरी पर निर्भर नहीं करता, तो ये नॉन सेंट्रल केंद्रीय बल की प्रवृत्ति में ये नहीं आता है। और दूरी पर ये सबसे ज़्यादा निर्भर करता है कि दूरी में थोड़ा सा भी अपन परिवर्तन कर दें, यानी अत्यल्प लघु परास है, नाभिक की बाउंड्री के अंदर ही रहता है, 3 फर्मी मीटर से 4 फर्मी मीटर है, और जैसे ही दूरी इससे ज़्यादा होने लग जाती है तो इसका परिमाण बहुत ही क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, डिक्रीजेज एंड टेंड्स टू 0। जबकि दूरी में अल्प परिवर्तन करने से इनके परिमाण में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है, तो दूरी पे ज़्यादा इफेक्टेड है, इसमें स्पिन पे डिपेंडेंट करता है, नॉन सेंट्रल नेचर है, और प्रकृति क्या है, आकर्षण प्रवृत्ति का फोर्स है। क्योंकि नाभिक के अंदर, नाभिक के बल की बात कर रहे हैं तो नाभिक के अंदर बाउंड्री के अंदर, और नाभिक बाउंड्री के अंदर क्योंकि घनत्व है, और दूसरा बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है कि नाभिक का घनत्व अपन ने देखा है कि 10⁻17 kg/m3 है, तो इतना ज्यादा घनत्व है, किसको रिप्रेजेंट करता है, नाभिकीय बल संतृप्त बल होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट,
नाभिक केवल संतृप्त बल होते हैं। संतृप्त का मतलब क्या है दोस्तों कि जैसे मान लो ये न्यूक्लियन है, संतृप्त का मतलब है कि यदि ये न्यूक्लियन किसी से क्रिया करेगा तो सबसे पहले अपने पड़ोसी न्यूक्लियन से क्रिया करेगा, उसके बाद में ही इसके बाद में इससे क्रिया करेगा। तो ये जो गुण है वो संतृप्तता का गुण होता है। नाभिक केवल क्या होते हैं, संतृप्त प्रकृति के भी होते हैं। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाभिक का घनत्व बहुत अधिक है, कितना है भाई, 3 × 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो इतना ज्यादा घनत्व किस बात को निरूपित करता है, तो नाभिक का इतना ज्यादा घनत्व नाभिक के संतृप्तता के गुण को प्रदर्शित करता है। और इतना जो घनत्व है वो किस में मिलता है, सफेद तारों में, व्हाइट ड्वार्फ्स, क्या बोलते हैं दोस्तों उनको, व्हाइट ड्वार्फ या व्हाइट स्टार्स, संतृप्त इतना ज्यादा घनत्व उसमें मिलता है। तो वहां मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो होती है, न कि नाभिक केवल संतृप्त बल होते हैं, नाभिक केवल संतृप्त बल होते हैं। और संतृप्तता का मतलब क्या है कि मैंने आपको बता दिया कि जैसे मान लो ये बहुत सारे न्यूक्लियन हैं, ठीक है। अब अपने तो क्या हो रहा है कि पड़ोसी से तो अपनी खतरनाक वैरगताई चल रही है। मान लो ये न्यूक्लियन है, तो इस न्यूक्लियन को इससे क्रिया करनी है, तो ये पड़ोसी है, तो पहले ये इससे क्रिया करेगा, उसके बाद में यदि इसमें बचेगी तो उसके बाद में ये इससे क्रिया करेगा। लेकिन पहले यानी न्यूक्लियन सबसे पहले अपने पड़ोसी नाभिकों से क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा, उसके बाद में ही दूसरे नाभिकों से इंटरेक्शन करेगा। और ये जो प्रॉपर्टी है वो किसको शो करती है, संतृप्तता के गुण को प्रदर्शित करती है। किस गुण को प्रदर्शित करती है, संतृप्तता के गुण को प्रदर्शित करती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि नाभिक के बल क्या होते हैं, संतृप्त बल भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। वैज्ञानिक आइंस्टीन ने क्या कहा कि जरूरत पड़ी तो द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को किस में परिवर्तित किया जा सकता है, द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध क्या कहता है कि जरूरत पड़ी तो ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। यानी अपन क्या कह सकते हैं इसको कि ऊर्जा को किस में, द्रव्यमान में, और द्रव्यमान को किस में, ऊर्जा में बदला जा सकता है। ठीक है। और इन किस समीकरण से, E = mc², जहां E क्या है, E है m द्रव्यमान से संबंधित ऊर्जा, m द्रव्यमान से संबंधित ऊर्जा, ठीक है। और C क्या है, c² है एक रूपांतरण गुणांक की तरह, c² एक रूपांतर गुणांक की तरह प्रयुक्त, या अपन जनरली ये द्रव्यमान और ये प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और ये अपन को जो दे रखा है उसको अपन क्या कर सकते हैं, इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध ये हो गया कि जरूरत पड़ी तो एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास विल बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ठीक है। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है द्रव्यमान क्षति, मास डिफेक्ट। क्या है दोस्तों, मास डिफेक्ट किससे डिनोट करते हैं, ΔM। इंपॉर्टेंट है चीज। और ये क्या है कि जैसे मान लो अपन को पता है नाभिक के अंदर, नाभिक किससे बना है, न्यूक्लियनों से। तो इसमें दो बातें हैं कि यदि किसी नाभिक को अपन को बनाना है तो न्यूक्लियनों से मिलकर बनाएंगे। ठीक है। तो न्यूक्लियनों को अपन ने इकट्ठा किया और नाभिक बना दिया, तो नाभिक का द्रव्यमान और उन अलग अलग न्यूक्लियनों के द्रव्यमान का योग दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। यानी द्रव्यमान में अंतर पाया जाएगा तो वो क्या होगा, द्रव्यमान क्षति होगा। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि किसी नाभिक से न्यूक्लियनों को अपन ने अलग अलग कर दिया, तो एक तो नाभिक का द्रव्यमान और एक न्यूक्लियन का यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान, दूसरा न्यूक्लियन है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, और उनका द्रव्यमान क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे मान लो ZXF के पास में कोई नाभिक है, ठीक है। इस नाभिक में
जेड तो क्या है, प्रोटॉन है, ठीक है, और एन माइनस जेड क्या है दोस्तों, न्यूट्रॉन है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि इस नाभिक का द्रव्यमान क्या है, जैसे एम मान लिया मैंने, तो इस नाभिक का द्रव्यमान, जेड प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना हो गया, जेड एम पी, एन माइनस जेड न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो गया, एन माइनस जेड एम एन। तो इन न्यूक्लियनों का कुल द्रव्यमान कितना हो गया, जेड एम पी प्लस एन माइनस जेड एम एन, और ये किसके बराबर नहीं है, एम के बराबर नहीं है, कहने का मतलब ये, ठीक है। तो अपन दो तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं, कैसे कि किसी नाभिक से उसके न्यूक्लियनों को जब अपन ने अलग अलग किया तो न्यूक्लियनों के द्रव्यमान का योग नाभिक के द्रव्यमान के योग के बराबर प्राप्त नहीं होता, कम प्राप्त होता है, ठीक है। और तो द्रव्यमान में ये जो कमी हो गई इसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों, द्रव्यमान क्षति, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि जेड प्रोटॉन तथा एन माइनस जेड न्यूट्रॉन को मिलकर यदि अपन कोई नाभिक बनाए तो संयुक्त जो नाभिक बनेगा उसका द्रव्यमान इनके द्रव्यमानों के बराबर नहीं आएगा, द्रव्यमान में कुछ ना कुछ क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा, जिसको अपन क्या कहते हैं दोस्त, द्रव्यमान क्षति कहते हैं, ठीक है। तो अब अपन क्या लिख सकते हैं द्रव्यमान क्षति के बारे में, समझ में आ गई बात। तो अपन ये लिख सकते हैं कि किसी नाभिक का द्रव्यमान, किसी नाभिक का द्रव्यमान हमेशा नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों के द्रव्यमान के योग से कम होता है। किसी नाभिक का द्रव्यमान हमेशा नाभिक में उपस्थित, यानी इन दोनों को अपन जोड़ेंगे तो इन दोनों का द्रव्यमान, ये हो गई कंडीशन, हमेशा किसी नाभिक का द्रव्यमान हमेशा नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों के द्रव्यमान के योग से कम होता है। द्रव्यमान में ये अंतर क्या कहलाता है, द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति कहलाता है। द्रव्यमान में अंतर क्या कहलाता है दोस्तों, द्रव्यमान क्षति, यानी मास डिफेक्ट कहलाता है, ठीक है। यदि जेड प्रोटॉन और जेड न्यूक्लियन को अपन मिल करके नाभिक बनाएंगे तो उस नाभिक का द्रव्यमान क्या होगा, इन घटक न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से क्या होगा, कम होगा। या इसको तोड़ेंगे तो तोड़ने पर जेड प्रोटॉन और एन माइनस जेड न्यूट्रॉन अलग अलग होंगे, इनको जैसे अपन मिलाएंगे तो फिर इनका द्रव्यमान क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो द्रव्यमान में ये अंतर जो है इसे अपन क्या कहेंगे दोस्तों, मास डिफेक्ट अपन कहेंगे। अब इसको अपन जैसे इसी को अपन एग्जाम्पल कर दें कि माना कोई नाभिक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि माना ये कोई नाभिक मान लिया अपन ने जेड एक्स ए या जेड एक्स ए, आप कैसे भी आप रिप्रेजेंट करना चाह सकते हो नाभिक को, जो भी अपन सिंबल दें, चाहे तो ये दें चाहे ये दें, बात एक ही, ठीक है। अपन ने मान लिया कि इसका प्रेक्षित द्रव्यमान कितना है दोस्तों, एम है, कैपिटल है। नाभिक है ये, परमाणु नहीं है, परमाणु होते ही इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और ऐड हो जाएगा। ये नाभिक का द्रव्यमान अपन ने क्या माना है कि इतना नाभिक का द्रव्यमान वो प्रेक्षित हो रहा है। द्रव्यमान को मेजर करने के लिए द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ है, इंस्ट्रूमेंट्स है नाभिक के द्रव्यमान को मेजर करने के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या है भाई, जेड प्रोटॉन, ठीक है। तो जेड प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा, जेड एमपी, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान एमपी, तो जेड का जेड एमपी। एन क्या है इसमें, एन बराबर क्या है भाई, ए माइनस जेड बराबर क्या है, न्यूट्रॉन। तो इन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो गया, ए माइनस जेड और इंटू एम एन, न्यूट्रॉन का न्यूट्रॉन। तो डेल्टा एम यानी इन दोनों का योग इससे ज्यादा होगा, तो ये क्या हो गया, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन, ठीक है। ये दोनों और माइनस किससे, इन दोनों का योग किससे घट रहा है, एम से घट रहा है। ये एम नाभिक है, ध्यान देना बात को दोस्तों, ये एम क्या है, नाभिक, एम क्या है, नाभिक। तो इनको अपन क्या कहते हैं, इक्वल्स टू डेल्टा एम, इसे अपन क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति। क्या कहते हैं दोस्तों, द्रव्यमान क्षति, मास डिफेक्ट, या डेल्टा एम बराबर, इसको अपन ने कह दिया जेड एम पी,
प्लस एन एम एन, एन मान लिया अपन ने, ए माइनस जेड न्यूट्रॉन की संख्या, और माइनस क्या हो गया एम। यहाँ ये जो एम है वो नाभिक है, यहाँ आप लिख भी सकते हो नाभिक। ये किसका द्रव्यमान है भाई? नाभिक का। ये किसका द्रव्यमान है? नाभिक का द्रव्यमान। ठीक है, अब मान लो अपन को परमाणु का द्रव्यमान दे रखे हैं, तो परमाणु का द्रव्यमान यदि अपन को दे दिया जाए तो अपन को और क्या कंसीडर करने पड़ेंगे? परमाणु का द्रव्यमान यदि दे दिया तो प्रोटॉन, प्रोटॉन भी है, और परमाणु में तो क्या होता है कि जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या होते हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो अपन क्या कह सकते हैं, यदि नाभिक के द्रव्यमान के स्थान पर, नेक्स्ट पॉइंट तीसरा, यदि नाभिक के द्रव्यमान के स्थान पर, नाभिक के द्रव्यमान के स्थान पर m को परमाणु द्रव्यमान लिया जाए, तो अब परमाणु द्रव्यमान यदि इसमें लेंगे तो दोस्तों भाई अपन को निकालना तो किसका है, वही निकालना है। तो इसमें m नाभिक के द्रव्यमान में, नाभिक प्लस जेड एम भी तो जुड़ेगा इसमें, तभी तो ये परमाणु होगा भाई। जितनी परमाणु क्या है? विद्युत रूप से उदासीन, परमाणु विद्युत रूप से उदासीन है। ठीक है, अब जैसे मान लो x कोई परमाणु है, इसका मतलब इसमें, इसके नाभिक में तो क्या होता है? प्रोटॉन, और क्या होता है? न्यूट्रॉन। तो नाभिक के कारण तो इस पर धनात्मक आवेश है, लेकिन अपन क्या कहते हैं? परमाणु विद्युत रूप से उदासीन। इसका मतलब बाहर की कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उन पर आवेश प्रोटॉन के आवेश के बराबर है। यानी अपन ये कह सकते हैं कि जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन है। तो मास डिफेक्ट क्या हो जाएगा? डेल्टा एम बराबर प्रोटॉन की, यहाँ जेड प्रोटॉन है तो जेड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहाँ तो क्या हो जाएगा? जेड एम पी प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये बात आ जाएगी, प्लस ए माइनस जेड एम एन, मास ऑफ न्यूट्रॉन एम एन हो गया। और अब इन दोनों में से क्या घट जाएगा? माइनस एम परमाणु। क्या घट जाएगा? माइनस एम परमाणु हो जाएगा। समझ में आ गई बात? इन दोनों के योग से ये घट गया, और अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये तो क्या है? जब परमाणु का आपको द्रव्यमान दे दिया तब मास डिफेक्ट है, और ये कब है? जब आपको नाभिक का द्रव्यमान दे दिया। इधर इलेक्ट्रॉन का जोड़ दो, उधर से इलेक्ट्रॉन का घटा दो, बात तो एक ही है ना, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये अपन को याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है ना, यानी नाभिक के अंदर न्यूक्लियनों को जो फोर्स बांधे रखता है, ठीक है, या किसी नाभिक से न्यूक्लियनों को निकालने के लिए जितनी अपन को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, नाभिक के अंदर उपस्थित न्यूक्लियनों को उनके घटक न्यूक्लियनों में अलग अलग करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता अपन को होती है, उसे अपन क्या कहते हैं? नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। या अपन इस बात को दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं कि घटक अलग अलग न्यूक्लियनों को लेकर के एक नाभिक बनाने में जितनी अपन को ऊर्जा लगानी पड़ती है, उसे भी अपन क्या कहेंगे? नाभिक की बंधन ऊर्जा कहेंगे। तो अपन इसकी डेफिनेशन क्या लिखें कि किसी नाभिक को मुक्त न्यूक्लियनों में बदलने के लिए, नाभिक को मुक्त न्यूक्लियनों में, यानी न्यूक्लियनों को बाहर निकालने के लिए या फ्री करने के लिए, किसी नाभिक को मुक्त न्यूक्लियनों में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा ही क्या कहलाती है? बंधन ऊर्जा होती है। ठीक है, या उल्टी तरीके से इसकी परिभाषा दे सकते हैं अपन, ये तो होगी सीधे, या उल्टे तरीके से परिभाषा क्या दे कि मुक्त न्यूक्लियनों को एक जगह इकट्ठा करके नाभिक बनाने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको अपन क्या कहेंगे? उसकी बंधन ऊर्जा। इसको किससे डिनोट करेंगे दोस्तों? सेकंड पॉइंट, डेल्टा ई बी। डेल्टा ई का मतलब है एनर्जी, एनर्जी थोड़ी होगी क्योंकि अंतर भी क्या है? थोड़ा।
बी का मतलब है दोस्तों बाइंडिंग, और क्या डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, यानी बंधन ऊर्जा बराबर द्रव्यमान क्षति गुणा सी स्क्वायर। सी प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा दोस्तों, गुणा सी स्क्वायर। ठीक है, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है, डेल्टा ई बी हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो, हमेशा धनात्मक होगी। वह इसका आंकिक मान हमेशा तथा इसका आंकिक मान नाभिक के बनने में, आंकिक मान नाभिक के बनने में हुई द्रव्यमान क्षति, नाभिक के बनने में हुई द्रव्यमान क्षति के तुल्य ऊर्जा, क्षति के तुल्य ऊर्जा के बराबर, क्षति के तुल्य ऊर्जा के बराबर ही है या होता है, या नाभिक के बनने पर मुक्त हुई, या नाभिक के बनने पर मुक्त हुई ऊर्जा के बराबर है, बराबर ही है, बराबर ही है। दो बातें, ठीक है, या ये लो ये, तो ये क्या है, नाभिक की बंधन ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में है बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। ये इंपॉर्टेंट है, जिसको अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट है कि बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, यानी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मतलब डेल्टा ई बी, बार का मतलब है डेल्टा ई बी बटे ए, द्रव्यमान संख्या प्रति बंधन ऊर्जा, या नाभिकीय बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन क्या कहलाती है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन ही कहलाती है। नाभिकीय बंधन ऊर्जा में द्रव्यमान संख्या का भाग देने पर जो फैक्टर अपन को आता है वो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कहलाती है। और ये जो फैक्टर है वो किससे रिलेटेड है, नाभिक के स्थायित्व से रिलेटेड है, स्थायित्व से संबंधित है। क्या है दोस्तों, नाभिक के स्थायित्व से संबंधित है, जिसको डिटेल में अपन अपनी जो आगामी नेक्स्ट जो क्लास होगी इस 12वीं क्लास के लेवल की, उसमें अपन इसको डिस्कस करेंगे। आज अपन लोगों ने इस पूरे चैप्टर में नाभिक के बारे में डिस्कस किया है कि नाभिक क्या है, आकार उसका कैसे डिसाइड करते हैं, कितने प्रकार का समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक नाभिक है, फिर उसका आकार, त्रिज्या, आयतन, घनत्व, ये सारी बातें अपन ने देखी हैं। और नाभिक के अंदर जो बल है दोस्तों, उसमें अपन ने 3 प्रकार के बल डिस्कस किए, और नाभिक के बल जो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं उनके गुणों के बारे में अपन ने क्या की है, डिटेल से चर्चा की है। उसके बाद में अपन ने नाभिक जो एनर्जी और मास का जो आइंस्टीन का समतुल्यता का इक्विलेंस है, एनर्जी मास इक्विलेंस रिलेशन है आइंस्टीन का, वो डिस्कस किया है। और बंधन ऊर्जा के बारे में अपन ने डेफिनेशन ली है कि ये चीज़ है कि किसी नाभिक को मुक्त न्यूक्लियन में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा ही बंधन ऊर्जा होती है। इसका मान हमेशा धनात्मक होता है, और इसका आंकिक मान नाभिक के बनने पर हुई द्रव्यमान क्षति, जी नाभिक को अपन बनाते हैं तो द्रव्यमान कुछ न कुछ नुकसान होता है, उसके बराबर ये एनर्जी निकल कर आती है। और फिर बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, जिसको अपन ये फैक्टर केवल फॉर्मूला मैंने लिखाया है, और इसके आगे की बात अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।